आज की हमारी हॉरर स्टोरी है कमरा नंबर 313। तो चलिए जानते हैं इस स्टोरी के बारे में। सुरेश और सेजल एक ही ऑफिस में काम करते थे। सुरेश बड़ा हैंडसम स्मार्ट लुकिंग था। सेजल भी दिखने में बड़ी खूबसूरत थी। एक साथ काम करते करते दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। उनकी दोस्ती प्यार में कब बदल गई पता ही नहीं चला। आखिर प्यार में ऐसा ही तो होता है। खासकर सेजल, वह सुरेश के प्यार में पागल हो चुकी थी। सुरेश और सेजल ऑफिस के बाद पार्क में घंटों बैठे एक दूसरे के साथ रोमांस भरी बातें किया करते थे। समय कब गुजर जाता पता ही नहीं चलता। कई दिन गुजर गए। सेजल अब सुरेश से शादी की बात करने लगी। सुरेश भी यही चाहता था। सुरेश शादी के लिए तैयार हो गया। उसने सेजल के घर वालों से बात करी, पर सेजल के घर वाले शादी के बिल्कुल खिलाफ थे। वे सुरेश के बारे में कुछ नहीं जानते थे और ना ही कभी सुरेश ने सेजल को अपनी फैमिली के बारे में कभी बताया था। वह अपने आप को अनाथ बताता था। सुरेश ने सेजल से कहा, कल एक काम करना, अपने घर से अपनी सारी शादी की ज्वेलरी लेकर और रुपए लेकर मेरे साथ चलना। हम लोग शादी कर लेंगे और फिर हनीमून के लिए कुल्लू मनाली जाएंगे और फिर वहीं पे सेट हो जाएंगे। सेजल सुरेश की बात पर तैयार हो गई। उसने अपने घर से अपनी सारी ज्वेलरी तथा 3 लाख रुपए लिए और निकल पड़ी। सुरेश बाजू की गली में ही इंतजार कर रहा था। दोनों वहां शहर से दूर एक मंदिर में जाकर एक दूसरे को वरमाला पहनाकर शादी कर लेते हैं और फिर हनीमून मनाने मनाली की तरफ जाते हैं। सुरेश अपनी जगह एकदम शांत बैठा, न जाने क्या सोच रहा था कि सेजल उसकी चुप्पी तोड़ उससे पूछती है, क्या सोच रहे हो? सुरेश कुछ नहीं कहकर टाल देता है। दोनों एक होटल में कमरा नंबर 313 में रुकते हैं। सुरेश वहां अपनी गलत आईडी देता है। सेजल के पूछने पर कहता है कि हमें आगे के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैंने गलत नाम और आईडी दी है। दोनों कमरा नंबर 313 में आ गए, जो तीसरी मंजिल में एकदम सुनसान थी। वहाँ सिर्फ 4 ही कमरे थे। कमरा नंबर 313 सबसे कोने का अंतिम कमरा था। कमरे में पहुंचने के बाद सेजल सुरेश से लिपट गई। आज वह बहुत खुश थी क्योंकि उसने अपने मनपसंद, जिससे वह प्यार करती थी, उसके साथ शादी कर उसके साथ हनीमून मनाने अपनी पसंद की जगह आई थी। दोनों एक दूसरे के आगोश में काफी देर तक लिपटे रहे, एक दूसरे को चूमते रहे। डोरबेल बजी। उन्होंने खाना कमरे में ही मंगा लिया था क्योंकि यात्रा से दोनों थक चुके थे। सुरेश ने अपने लिए वाइन भी मंगा रखी थी। दोनों ने थोड़ी थोड़ी वाइन पी। सेजल ने देखा कि सुरेश ने दस्ताने पहने हुए हैं। उसने उससे कहा, अभी तो दस्ताने उतार दो, पर सुरेश ने कहा, यहाँ ठंड अधिक है इसलिए रहने दो, क्या फर्क पड़ता है, मैं चम्मच से खा लूंगा। पर सुरेश के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। खाना खाने के बाद दोनों बिस्तर में लेट गए और एक दूसरे के जिस्म से खेलने लगे। सुरेश अपने मन की इच्छा पूरी करते ही सेजल के सोते ही उसके मुंह को तकिए से दबाकर उसे मारने की कोशिश करने लगा। वह पैरों से झटपटाते हुए बचने की कोशिश करती रही, पर तकिए का दबाव इतना भारी था कि सेजल कुछ न कर पाई। वह दम घुटने के कारण मार दी जाती है। सुरेश बड़ा ही जालसाज था। उसने सेजल से इसलिए प्यार का नाटक कर शादी की थी कि वह उसके गहनों और रुपए लेकर फरार हो सके। सुरेश सारे सामान के साथ वहां से रातों रात फरार हो जाता है। सुबह होटल के मैनेजर को जब पता चला तो उसने होटल का रेपुटेशन खराब न हो, इसलिए उसने एक वेटर के साथ मिलकर सेजल के शरीर को वहीं होटल के बगीचे में गाड़ दिया। मामला उजागर होने से पहले ही रफा दफा हो जाता है। एक दिन रात में मैनेजर बगीचे में बैठा था कि उसने बगीचे में कुछ भयानक दृश्य देखा। उसने सेजल की आत्मा को देखा। वह इतना डर गया कि डर के मारे उसे अटैक आ गया और उसकी मौत हो गई। अगले दिन उस वेटर की भी मृत्यु हो गई जिसने लाश को ठिकाने लगाया था। 3 साल बाद सुशांत और उसकी पत्नी सुहानी की अभी नई नई शादी हुई थी और वे हनीमून पर जा रहे थे। वे लोग घूमने के लिए कुल्लू मनाली जा रहे थे। उनका सबसे पहले प्लान था कि वो मनाली पहुंचते ही सबसे पहले अपने होटल में जाएंगे और वहां आराम करेंगे। वो अपनी गाड़ी से जा रहे थे कि अचानक तेज बारिश के कारण लैंडस्लाइड से उनकी होटल की ओर जाने वाला रास्ता बंद पड़ चुका था, जो कि अगली सुबह खुलने वाला था।
सुशांत ने सोचा कि अब आज कहाँ रुका जाए। तभी उसकी पत्नी ने कहा कि क्यों ना आज रात यहीं आसपास एक होटल में रूम ले लेते हैं, सिर्फ आज के लिए, और कल सुबह होते ही अपने होटल की ओर निकल पड़ेंगे। सुशांत को भी ये विचार पसंद आया और वे वहाँ एक होटल की तलाश में यहाँ वहाँ अपनी गाड़ी में घूमने लगे। वो होटल की तलाश में वहाँ घूमते हुए बहुत अंदर या कहें तो घने जंगलों की तरफ जा चुके थे। उन्हें किसी से रास्ता पूछने के लिए कोई इंसान भी नजर नहीं आ रहा था। अचानक एक पत्थर पर बैठा हुआ एक बूढ़ा दिखा जो वहाँ बैठे लकड़ियाँ काट रहा था। उसको देखते ही सुशांत ने अपनी गाड़ी रोकी और उसके पास जाकर और उससे आसपास रहने के लिए होटल पूछा। उस बूढ़े ने उंगलियों से एक दिशा की ओर इशारा किया और फिर लकड़ियाँ काटने लगा, पर उसने मुंह से कुछ बोला नहीं। सुशांत भी उसके बताए हुए इशारे की ओर निकल पड़ा। कुछ दूर जाते ही उनको एक होटल दिखाई दिया। होटल दिखने में कुछ ज्यादा शानदार नहीं था, पर ठीक ठाक था। सुशांत और उसकी पत्नी होटल में गए जहां एक आदमी काउंटर पर खड़ा था। सुशांत ने उस आदमी से एक रूम की चाबी मांगी और एक दिन रुकने के लिए बोला। उस आदमी ने कहा कि सर, आपको जितने दिन भी रुकना है आप रुक सकते हैं, पर आपको किराया डबल देना होगा। सुशांत ने पैसे दे दिए। वो आदमी कुछ देर खड़ा रहा और कुछ सोचने के बाद उसने एक रूम की चाबी निकाली और हल्की सी हंसी के साथ उस चाबी को सुशांत को दे दिया। उसकी हंसी को सुशांत समझ नहीं पाया और चाबी लेकर रूम की ओर बढ़ गया। उसने चाबी पर देखा कि चाबी रूम नंबर 313 की है। वो अपनी पत्नी के साथ रूम नंबर 313 की ओर निकल पड़ा। उन्होंने देखा कि पहली और दूसरी मंजिल अच्छे खासे लोगों से भरी पड़ी है, यानी सारे रूम बुक थे। पर वहीं जहां रूम नंबर 313 था, जो तीसरी मंजिल पे था, वो पूरी मंजिल सुनसान पड़ी थी। वे लोग चुपचाप अपने रूम का दरवाजा खोल अंदर चले गए। रूम अंदर से अच्छा था। सुशांत फ्रेश होने के लिए बाथरूम की ओर बढ़ा तो उसने देखा कि उसमें पानी नहीं आ रहा है। उसने होटल के स्टाफ को फोन करने के लिए रूम के टेलीफोन को उठाया तो फोन मिलाया। फोन उठाया गया पर वहाँ से कोई आवाज नहीं आई बस एक हल्की सी हंसी की आवाज, और फिर फोन कट गया। तभी अचानक उसी टेलीफोन पर एक कॉल आई। इस बार होटल के स्टाफ की आवाज थी। उसने पूछा कि जी सर बोलिए, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। सुशांत ने कहा कि आप जल्दी से हमारे रूम में आइए और देखिए यहाँ पानी नहीं आ रहा है। स्टाफ ने कहा सर आप अपना रूम नंबर बताइए। सुशांत ने कहा कि रूम नंबर 313। यह सुनते ही स्टाफ की आवाज धीमी और घबराई हुई हो गई। स्टाफ ने घबराते हुए कहा कि सर आप वहाँ क्या कर रहे हैं। सुशांत ने पूछा क्यों, तो स्टाफ ने झट से चिल्लाते हुए कहा कि आप जल्द से जल्दी उस रूम से बाहर निकल जाएं और नीचे आ जाएं। सुशांत को कुछ समझ नहीं आया। उसने इसका कारण पूछा तो स्टाफ ने कहा सर आप सवाल मत पूछो, बस जल्दी से उस रूम से बाहर निकल आओ, आपको वहाँ बहुत बड़ा खतरा है। ये सुनते ही सुशांत ने फोन काटा और अपनी पत्नी को सामान के साथ वहाँ से निकलने को कहा। अभी वो निकल ही रहे थे तो दरवाजे को कोई खटखटाने लगा। सुशांत ने बार बार पूछा कि कौन है। बाहर किसी की आवाज नहीं आई। सुशांत और उसकी पत्नी समझ गए कि कोई भूत प्रेत का मामला है। वे दोनों बुरी तरह घबरा गए। तभी उनकी रूम की लाइट कट गई और वहाँ अंधेरा हो गया। तभी बाहर से आवाज आई, सर आपने पानी ठीक कराने के लिए बुलाया था ना, मैं उसी के लिए आया हूँ। सुशांत ने सोचा अभी तो नीचे स्टाफ ने कहा कि ये रूम खतरे से खाली नहीं है, और अब ये कौन जो दरवाजे के बाहर खड़ा है। तभी सुशांत को वही धीमी सी हंसी सुनाई दी जो उसने फोन पर और नीचे चाबी लेते वक्त सुनी थी। दरवाजा खोलने की कोशिश बेकार है, दरवाजा खुलने का नाम नहीं ले रहा। यह क्या हो रहा है। सुशांत की पत्नी घबराई हुई बोली। अंदर लाइट बंद चालू होने लगी। दोनों घबरा गए। कुछ तो अजीब हो रहा था। होटल स्टाफ को फोन लगाया पर रिसीवर में भी हंसने की आवाज आने लगी। सुशांत को लगा कोई हमसे मजाक कर रहा है। थोड़ी देर में सब नॉर्मल हो गया। दरवाजा भी अपने आप खुल गया, लाइट ऑन हो गई। दोनों तुरंत नीचे रिसेप्शन पर पहुंचे। वहाँ का माहौल एकदम नॉर्मल था, जैसे वहाँ कुछ हुआ ही नहीं हो। सुशांत ने रिसेप्शन में सारा वाक्य सुनाया कि उनके साथ ऊपर रूम नंबर 313 में क्या हुआ।
सुशांत रूम चेंज करने का आग्रह करने लगा, पर सारे रूम फुल थे। एक भी कमरा खाली नहीं था। वहाँ के सभी लोग रूम नंबर 313 के लिए अनजान बने हुए थे। स्टाफ में एक ने कहा, साहब यहाँ हवा चलती रहती है, हो सकता है हवा के कारण दरवाजा लॉक हो गया हो। होटल में सब ठीक ठाक है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग खाना खा लीजिए, फिर मैं आप लोगों को ऊपर कमरे तक छोड़ दूंगा, कमरा भी चेक कर लूंगा। सुशांत ने हामी भरी और वह खाना खाने की मेज पर बैठ गए। सुशांत ने अपने लिए बियर मंगाई और वे बियर पीने लगे। खाना हो जाने के बाद सुशांत और उसकी पत्नी स्टाफ के व्यक्ति के साथ ऊपर कमरे में पहुंचे। कमरे में लाइट चल रही थी, बाथरूम में पानी भी आ रहा था, फोन लाइन भी अच्छे से काम कर रही थी, कमरे में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। स्टाफ का व्यक्ति उन्हें शुभ रात्रि कहता हुआ कमरे से बाहर आते हुए दरवाजा बंद कर गया। सुशांत ने सुहानी को अपने आगोश में लेते हुए कहा, सब ठीक है, डरने वाली बात नहीं है। दोनों एक दूसरे के प्यार में खोते चले गए। थोड़ी देर बाद दोनों को नींद आ गई, दोनों सो गए। अभी आधी रात थी हुई थी कि सुहानी को सपने आने शुरू हो गए। सपने में सुशांत किसी और लड़की सेजल के साथ रोमांस कर रहा था। वह सेजल नामक किसी और लड़की से प्यार करता था। उससे शादी कर हनीमून मनाने वह इसी होटल के कमरा नंबर 313 में आया था। वह एक अय्याश व्यक्ति था। वह सेजल से प्यार करने का नाटक कर उससे शादी कर चुका था। शादी के बाद वह दहेज के लाखों रुपए व गहनों के साथ सेजल को लेकर इस होटल में आया था और कमरा नंबर 313 में रुका था। रात भर सेजल के जिस्म के साथ खेलने के बाद तकिए से उसका मुंह दबोचकर हत्या कर दी थी और उसके रुपये गहने लेकर फरार हो गया था। रात पूरी तरह गहरा गई थी। सुहानी यही सब चलचित्र की तरह अपने सपने में देख रही थी। सामने देखती है तो सेजल उसके सामने खड़ी थी। वह बुरी तरह घबरा जाती है। सेजल की आत्मा 3 वर्षों से होटल में इसी कमरे में भटक रही थी। लैंडस्लाइड होकर रास्ता रुक जाना, यही होटल का कमरा मिलना, वह भी कमरा नंबर 313। यह कोई इत्तेफाक नहीं था। यह सब सेजल की आत्मा ने ही किया था। वह उस बहरूपिया सुशांत से अपनी मौत का बदला लेना चाहती थी। आज वह 3 साल बाद वापस वही सब दोहराने इसी होटल कमरा नंबर 313 में आया था, एक नई लड़की के साथ जिसका नाम था सुहानी। वह वही सब उसके साथ भी करना चाहता था। सेजल की आत्मा सुहानी को सब साफ साफ बता देना चाहती थी। वह सुहानी की मदद करना चाहती थी। वह चाहती थी कि जो जुल्म उसके साथ हुआ वह सुहानी के साथ ना हो। इसीलिए वह सुहानी को दिखाई देने लगी, उससे बातें करने की कोशिश करने लगी। पर सुहानी सेजल की आत्मा को देखकर इतनी डर गई कि उसके मुंह से चीख निकल पड़ी। उसने सुशांत को जगाने के लिए उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, पर सेजल ने उसे जगाने से मना कर दिया और सुहानी को शांत रहने का इशारा किया। सेजल ने सुहानी को अपने और सुरेश के बारे में पूरी कहानी कह सुनाई। उसने बताया कि अभी तुम जो सपना देख रही थी वह हकीकत है। यह आदमी बड़ा मक्कार है, यह तुम्हें भी धोखा दे रहा है, तुम्हें भी मार डालेगा। मैं 3 साल से यही भटक रही हूँ, इसके आने का इंतजार कर रही हूँ। अब मैं इसे मार कर ही अपनी मौत का बदला लेना चाहती हूँ। तुम मेरी तरह इस कमीने के प्यार में फंस गई हो। तुम यहाँ से चली जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी। सुहानी मानने को तैयार ही नहीं हुई। वह सुशांत को बहुत ही भला इंसान समझती थी। सेजल ने सुहानी से कहा, तुम मेरे यकीन नहीं कर रही, कोई बात नहीं, तुम इसे उठाकर इससे मेरे बारे में पूछना, तुम्हें यकीन हो जाएगा। और वह अदृश्य हो गई। सुहानी ने सुशांत को जगाया और उससे सेजल के बारे में पूछने लगी तो सुशांत का सर चकरा गया। वह चुप रह गया। वह डर गया कि सुहानी सेजल के बारे में कैसे जान गई। सुशांत दिखावा करने लगा जैसे वह किसी सेजल को जानता ही नहीं है। सुहानी से कहता है, तुम क्या कह रही हो? मुझे नहीं पता। तुम अपने सपने को खामखा मुझ पर जोड़ रही हो। वह सिर्फ सपना है, हकीकत नहीं। अब चुपचाप सो जाओ और मुझे भी सोने दो। और वह बिस्तर पर सोने की एक्टिंग करने लगा। सुशांत सोने की कोशिश करता है पर उसे नींद नहीं आ रही थी। वह मन ही मन सुहानी को भी मारने का प्लान बनाने लगता है। वह सुहानी के सोने का इंतजार करने लगता है, पर अब सुहानी को भी नींद नहीं आ रही थी। वह सोच रही थी कि मैंने जो देखा वह सब ख्वाब था कि हकीकत।
उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह सोचने लगी, मैंने इससे बेइंतहा प्यार किया, वह मुझे धोखा दे रहा है। यह मैं किस जाल में फंस गई? क्या सेजल की आत्मा सही है? वह तो एक आत्मा है, आत्मा झूठ क्यों बोलेगी? यही सब सवाल उसके मन में घूम रहे थे। तभी सेजल की आत्मा उसके कान में कहती है, हकीकत जानना है तो सोने का नाटक करो, हकीकत सामने आ जाएगी। वह धीरे से अपनी आंख बंद कर लेती है और सोने के नाटक करने लगी। सुशांत की आंख से तो नींद ही उड़ गई थी। वह सुहानी के सोने का इंतजार ही कर रहा था। वह उसे मनाली के होटल में ले जाकर सेजल की तरह ही मारना चाहता था, पर अब वह यही उसको मारने का पूरा प्लान कर लेता है। वह अपने बिस्तर से उठता है और अपने तकिए को अपने हाथों में पकड़कर धीरे धीरे सुहानी की तरफ बढ़ने लगता है। वह सुहानी के मुंह के पास पहुंचकर जैसे ही तकिया उसके मुंह की ओर ले जाता है, सुहानी बिस्तर पर दूसरी तरफ पलट जाती है और सुशांत के ऊपर चिल्लाती है, यह तुम क्या करने जा रहे हो? तुम मुझे भी सेजल की तरह अपने रास्ते से हटाना चाहते हो? मैं तुम्हारी हकीकत जान गई हूँ। तुम सचमुच एक निहायती गिरे हुए इंसान हो। सुशांत अपनी हकीकत जान गई सुहानी को गुस्से से देखने लगा। वह सुहानी को मारने के लिए उसकी तरफ झपटता है। सुहानी झट से उड़कर दरवाजे की तरफ दौड़ती है। वह दरवाजे की कुंडी खोलने की कोशिश करती है, पर तब तक सुशांत पीछे से आकर उसके बाल पकड़ लेता है। वह घूमकर सुशांत की छाती पर अपने हाथों से एक जोरदार धक्का देती है और सुशांत दूर जमीन पर जा गिरता है। सुहानी के बाल बिखर जाते हैं। वह अब सुहानी नहीं रहती, उसके अंदर सेजल की आत्मा थी। उसकी शक्ल भी पूरी तरह बदल जाती है। वह जोर जोर से हंसने लगती है। यह देख सुशांत बुरी तरह घबरा जाता है। उसे समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। सेजल बनी सुहानी धीरे धीरे सुशांत की तरफ बढ़ने लगती है। सुशांत झट से उठकर भागने की कोशिश करने लगता है। जल्दबाजी में वह बेड के कोने से टकराकर गिर पड़ता है। सेजल उसके पैर पकड़कर खींचने लगती है। वह दूसरे पैर से उस पर वार करता है और अपने को छुड़ाकर बाहर भागने में सफल हो जाता है। वह जैसे ही दरवाजे से बाहर आता है, अपने आप को एक जंगल में भागता हुआ पाता है। पीछे से सेजल उसके पीछे बड़ी चली आ रही थी। सुशांत सोच में पड़ जाता है, यह क्या? होटल कहाँ गया? यह मैं कौन से जंगल में पहुंच गया हूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह कई पत्थरों से टकराकर गिर पड़ता है, पर जान बचाने के लिए फिर उठता भागने लगता। भाग भाग कर इतना थक गया था कि अब उसके पैरों ने उसका साथ छोड़ दिया था। पैरों में कोई जोर नहीं होता, पैर लड़खड़ाने लगते हैं। फिर भी वह जान बचाने की कोशिश में भागने की कोशिश करता है और जोर से जमीन पर उल्टे मुंह गिर जाता है। सेजल की आत्मा उसके पास पहुंच जाती है, उससे कहती है, भाग और भाग। पर सुशांत भाग नहीं पाता। वह वहीं पड़े पड़े गिड़गिड़ाने लगता है, जान की भीख मांगने लगता। सेजल की आत्मा पास में एक बड़े से पत्थर को अपने हाथों के इशारों से ऊपर उड़ा लेती है और एक जोरदार आवाज के साथ सुशांत के मुंह पर दे मारती है। सुशांत जगह पर ही दम तोड़ देता है। सुशांत को मारकर सेजल की आत्मा सुहानी के जिस्म से बाहर आकर हवा में विलीन हो जाती है। सुहानी जमीन पर गिर पड़ती है। सुहानी को जब होश आता है तो वह किसी अस्पताल में होती है। डॉक्टर उसे सुशांत की मौत की खबर सुनाते हैं। सुहानी को अपनी शादी पर बड़ा अफसोस होता है। वह ठीक होने के बाद अपने घर पहुंचती है, अपने माता पिता को सारी घटना सुनाती है। दुखी भी होते हैं, पर उन्हें बड़ी खुशी भी होती है कि ऐसे व्यक्ति से पीछा छूटा और वह सही सलामत